नमस्कार। कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है और आज मैं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कृति रेहन पर रघु का अगला भाग लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो आइए सुनिए। और इससे पहले मैं आपको अगला भाग सुनाऊं तो उनके बारे में जो अखिलेश जी ने कहा है उनके कुछ एक पैराग्राफ में पढ़कर सुना देता हूं कि उनके बारे में क्या कहा है। कह रहे रेहन पर रघु प्रख्यात कथाकार काशीनाथ सिंह की रचना यात्रा का नव्य शिखर है। भूमंडलीकरण के परिणाम स्वरूप संवेदना, संबंध और सामूहिकता की दुनिया में जो निर्मम ध्वंस हुआ है, तब्दीलियों का जो तूफान निर्मित हुआ है, उसका प्रामाणिक और गहन अंकन है रेहन पर रघु। यह उपन्यास वस्तुतः गांव, शहर, अमेरिका तक के भूगोल में फैला हुआ अकेले और निहत्थे पड़ते जा रहे समकालीन मनुष्य का बेजोड़ आख्यान है। ये अखिलेश जी के शब्द हैं। यह उपन्यास वस्तुतः गांव, शहर, अमेरिका तक के भूगोल में फैला अकेले और निहत्थे पड़ते जा रहे समकालीन मनुष्य का बेजोड़ आख्यान है। और इस वाक्य को आप तभी समझ पाएंगे जब आप इस उपन्यास को पढ़ेंगे या सुनेंगे। तो आइए सुनिए इस उपन्यास को। रेहन पर रघु का अगला भाग, खंड 3 भाग 5। आइए सुनिए। शीला सोनल के आग्रह पर तब तक रुकी रही जब तक खाना बनाने वाली नौकरानी की व्यवस्था नहीं हो गई। जिस दिन शीला गई उसी दिन सोनल ने गेट और घर की तालियों के डुप्लीकेट बनवाए और उन्हें रघुनाथ को दे दिया। दोपहर को 1-1.5 घंटा छोड़कर जब नौकरानी खाना पकाने आए, रघुनाथ पूरी तरह आज़ाद थे। वे जब चाहें तब जहाँ चाहें वहाँ आ जा सकते थे, घूम सकते थे, मिल मिला सकते थे, कोई पूछने ताछने वाला नहीं। ऐसे भी रघुनाथ घर में रहते हुए एक तरह घर के बाहर ही थे। पिछवाड़े बाउंड्री वाल से लगी हुई एक ईंट की 2 दीवारें थीं जिन पर एडवेस्टर पड़ा था। सोचा गया था कि अगर नौकर चाकर या ड्राइवर हुआ तो उसी में रहेगा। रघुनाथ की व्यवस्था शीला के साथ उसी के कमरे में थी, लेकिन उन्हें यह पसंद नहीं आया। घंटे 2 घंटे के लिए तो ठीक, इससे ज़्यादा कभी वे बीवी के साथ सोए ही नहीं। आने के दिन ही उन्हें यह जगह जच गई। इसी के बगल में नल भी था और शौचालय भी। और क्या चाहिए? नाश्ता खाना घर में, बाकी सब बाहर। शीला के साथ रघुनाथ के रिश्ते दाम्पत्य के ही रहे, प्यार के नहीं हो सके। यह भी कह सकते हैं कि वे शीला के साथ तो सो तो लेते थे, प्यार नहीं करते थे और मानते थे कि इसकी जिम्मेदार खुद शीला है। वह ऐसी औरत थी जिसे प्रतिदिन प्यार का प्रमाण चाहिए। यह नहीं कि 1 बार या 2 बार या 3 बार आपने उसे आश्वस्त कर दिया कि आप किसी और को नहीं उसी को प्यार करते हैं तो वह मान जाए। वह अगले दिन फिर परीक्षा लेनी चाहेगी कि वह कहीं आकस्मिक तो नहीं था। यही नहीं, वह अपने प्यार को केवल शिकायतों में ही व्यक्त कर सकती थी। इसके सिवा उसके पास और कोई दूसरी भाषा नहीं थी। इन स्थितियों ने रघुनाथ में सिर्फ चिड़चिड़ाहट ही पैदा की थी। उन्हें उसकी ओर से उदासीन भी कर दिया था। शीला ने कभी उनकी रुचि या पसंद के हिसाब से अपने को बदलने की कोशिश नहीं की। मसलन वे चाहते थे कि घर में कोई अच्छी बात हो तो शीला खुश हो, उल्लसित हो, उसमें उत्साह और जोश नजर आए, हंसे गाए, कुछ भी करे, लेकिन उसका चेहरा ऐसा पथरीला था कि उस पर कोई भी कोमल भाव नहीं आ पाता था। यहाँ तक कि रघुनाथ जब खुशी के मारे उछलने कूदने और बेचैन होने लगते थे तो वह उनका उपहास करती थी, निर्विकार खड़ी रहती थी। खुशी उसके चेहरे पर उभरती भी थी तो अनचाहे धब्बे की तरह, फिर गायब हो जाती थी। इसके सिवा उसमें खूबियां ही खूबियां थीं। वह अपने पति और पुत्रों के
पद और प्रतिष्ठा से हमेशा खुद को अलग रखती थी। दूसरों के पास ऐसा बहुत कुछ होता था जो उसके पास नहीं था, लेकिन उन्हें देखकर उसमें कभी ईर्ष्या नहीं होती थी। समभाव उसका स्वभाव था। वह तभी विचलित होता था जब वह किसी गरीब गुरबा को जरूरतमंद और कातर देखती थी। वह सब कुछ सहल सकती थी, मगर किसी की धौंस नहीं। शीला के जाने के बाद रघुनाथ ने राहत की सांस ली। वह उनसे बहू के बारे में कुछ नहीं बोलती थी। इसके बावजूद वे तनाव में रहते थे। इस तनाव से अब वे मुक्त हो गए थे। शुरू शुरू में रघुनाथ को अशोक विहार पसंद नहीं आया। उन्होंने इतनी उजाड़ और उदास बस्ती नहीं देखी थी। देखना तो दूर, सोचा भी नहीं था। उनसे किसी ने बताया था कि यह पूरा इलाका कभी शमशान हुआ करता था। हो सकता है यही वजह हो कि उन्हें हर गली और हर मकान की हर खिड़की से आती हुई हवा में मृत्युगंध घुली हुई लगती थी। यानी इधर से गुजरिए तो उधर से गुजरिए तो नाक दबाकर या उस पर रुमाल रखकर। आंखें बंद करके देखिए तो पूरी बस्ती उस बंदरगाह की तरह थी जहां सभी यात्री महाप्रयाण पर निकलने या उस पार जाने की तैयारी में लगे हुए हों। लेकिन एक सुबह, ऐसी सुबह रोज आती थी और इन्हीं आंखों से रघुनाथ देखा करते थे। उस सुबह ध्यान गया पार्क की ओर, आते हुए एक बूढ़े की ओर। लकबे का मारा हुआ, मुंह टेढ़ा, गर्दन बेकाबू, बायां बाजू झूलता हुआ, असहाय, घिसटता हुआ, बेबस पांव। दूसरी गली से निकलता एक दूसरा बूढ़ा जिसकी एक आंख खुली और दूसरी पर हरी पट्टी। उसके पीछे एक और बूढ़ा जिसके गले में कॉलर यानी स्पॉन्डिलियासिस का पट्टा। तीसरी गली से भी एक बूढ़ा आ रहा पार्क के गेट की तरफ। धीरे धीरे उसके एक हाथ में बोतल है और ट्यूब लुंगी के ऊपर। सूर्य जैसे जैसे ऊपर उठता जाता है वैसे वैसे हर कोने से खरामा खरामा आने वाले ऐसे ही बूढ़ों की तादाद बढ़ती जाती है। रघुनाथ को लगा ये बूढ़े नहीं हैं, यह जिंदगी की भूख है, जीवन की प्यास है, स्वयं जीवन है जो बूंद बूंद करके एक गड्ढे में जमा हो रहा है। वैसे ही जैसे किसी पहाड़ी की कई कई दरारों से पानी की एक लकीर चलती है और किसी सोते से मिलकर कभी न सूखने वाला, मीलों तक फुइयां उड़ाने वाला, शोर मचाने वाला धुआंधार फाल बन जाती है। जीवन का यह झरना हर सुबह रघुनाथ को अपनी ओर खींचता है। रघु आओ, सुनो, भीगो। लेकिन रघुनाथ फुइयों में भीगने से बराबर बचते हैं। क्यों बचते हैं रघुनाथ, इसे वे नहीं समझ पाते। जब सभी बूढ़े अपनी मृत्यु के विरोध में बड़े मन और जतन से बाबा रामदेव छेड़े रहते हैं, रघुनाथ सिर झुकाए चुपचाप पार्क के बाहर से निकल जाते हैं। उनकी पसंदीदा जगह यह नहीं, नहर थी। अशोक विहार से 1.5 किलोमीटर दूर नहर के पार उससे सटी हुई बगिया थी और बगिया के आगे संजय विहार कॉलोनी। यह भी कोई गांव रहा होगा जिसकी यह बगिया थी। आंवला, बेल और अमरूद के पेड़ों से भरी और घनी। रघुनाथ नहर के पुल पर तब तक बैठते थे जब तक धूप सहने लायक रहती थी। उसके बाद बगिया में इसी पुल पर उनकी मुलाकात हुई थी LN बापट से। बापट बनारस के महाराष्ट्रियन थे। यहीं पढ़े लिखे, यहीं से नौकरी शुरू की और जौनपुर से डिप्टी जेलर होकर रिटायर हुए थे। काफ़ी मस्त आदमी थे, पुराने फिल्मी गानों के शौकीन। उनके 2 ही शौक थे, पीना और गाना। गाते तभी थे जब पीने बैठते थे। उनके कोई संतान न थी, न बेटा न बेटी, बीवी थी जिसे बुढ़िया बोलते थे।
उन्होंने संजय नगर में एक छोटा सा फ्लैट लिया था, जिसमें कभी कभी जबरदस्ती रघुनाथ को ले जाया करते थे, और जब भी ले जाते थे किताबखोर और जांगर चोर मास्टरों को गरियाते हुए जरा सा चखा दिया करते थे। सूर्य उनका शत्रु था। वे नियम से 5 बजे शाम को ही पुलिया पर आ जाते थे और उसे गालियां देना शुरू कर देते थे। रघुनाथ, जरा देखो साले को, जानबूझकर देर कर रहा है भोंसड़ी के डूबने में। वे शाम होते ही बेचैन होने लगते थे और घर की ओर ऐसे भागते थे जैसे पुलिस की गिरफ्त से छूटते ही चोर। हफ्ते भर से ऊपर हो गया था जब बापट रघुनाथ से नहीं मिले। न पुल पर न बगिया में वे रोज जाते थे और लौट जाते थे। वे उस दिन जल्दी लौट आए क्योंकि उमस जरा थी और पानी बरसने के आसार थे। कॉलोनी के ही मुहाने पर मकान था मन्ना सरदार का, बगैर पलस्तर के ईंटों का। खुला हुआ बड़ा सा हाता, जिसमें एक और लंबी सी खटाल, बंधी हुई 4 भैंसें, 3 गायें। यहीं सुबह शाम दूध के बर्तनों की क्यू लगाते थे बूढ़े। यह कारोबार मन्ना सरदार का पोता या नाती देखता है, उनसे कोई वास्ता नहीं। कहते हैं यह कॉलोनी उन्हीं की जमीन पर बसी है। 75-80 साल के मन्ना सरदार अपने जमाने के पहलवान, काले मोटे गठे हुए, पेट थोड़ा निकला हुआ, आज भी लाल लंगोट और छींट के गमछे में ही नंगे बदन रहते हैं और नियम से पश्चिम मुंह करके 50 दंड और 50 बैठक पेलते हैं। उन्हें बस एक ही शौक है और एक ही रोग, शौक अपने हाथों भांग घोटना, गोला जमाना, ऊपर से एक पुरवा मलाई और रबड़ी खाना, और रोग गठिया। उनसे डॉक्टर ने कहा था कि अगर चाहते हो गठिया ठीक हो तो भंग छोड़ दो। उन्होंने जवाब दिया था, ए डॉक्टर साहिब, आप कहोगे तो दुनिया छोड़ देंगे, बाकी भांग नहीं। वे जवानी तक शहर में पक्का महाल या पियरी पर कहीं रहे थे और जो कोई पकड़ में आता जाता था उसे उन दिनों के किस्से सुनाया करते थे। रघुनाथ उनकी पकड़ में आ गए। उस दिन वे जैसे ही मुड़े वैसे ही सरदार ने पूछा, जय राम जी की मास्टर साहब, किधर के रहने वाले हैं आप? क्या बताया था उस दिन? दानापुर साइड के? अरे आपने बताया क्यों नहीं? उसी साइड के तो गुरु थे। गुरु कौन? छक्कन गुरु। आप कैसे नहीं जानते उन्हें? यह तो आश्चर्य की बात है। आइए बैठिए तो सही, पानी नहीं बरसेगा, चिंता मत कीजिए। देखिए पुरवैया शुरू हो गई है। पीताम्बर और खड़ाऊं, बस यही सधज था उनका। चाहे जहाँ रहें, क्या लंबाई थी और क्या छरहरा बदन। कबूतर पाला था उन्होंने, बस एक कबूतर, वह भी सुनहरे रंग का। उसे अपने हाथों किशमिश बादाम छुआरा खिलाते थे। एक बार वह गायब हुआ हफ्ते भर के लिए। गुरु चिंतित, कमबख्त बिना बताए कहाँ गायब हो गया। 8वें दिन लौटा तो चोंच एकदम लाल, हाँफ रहा था। गुरु बोले, बेमन्ना सूर्य देवता को ठौर मार कर आया है, जीभ और चोंच जल रही है उसकी, देखता नहीं, पहले पानी पिला। तो ऐसा था गुरु। एक बार शाम को भांग घोटी, उस पार गए, साफा पानी दिया, चंदन के तिलक पर रोली लगाई, कलाई में गजरा लपेटा और डाल की मंडई, जिसे दाल मंडी में घुसे। मुन्नी बाई अपने बाजरे से ही देख रही थी, गुरु आ रहे हैं। जैसे ही गुरु उसके कोठे के पास पहुँचे कि वह अपने को संभाल नहीं सकी और टप से चू गई। वाह रे गुरु! गुरु ने उसे अपने मुसुक पर रोक लिया। देखिए, यूं इसी पर लोक लिया और वह मुसुक पर खड़ी हो गई। गुरु बोले, मुन्नी, आज इसी पर मुजरा होगा, लेकिन
इस गली में नहीं, चौक में। अकेले मैं नहीं देखूंगा, सारा नगर देखेगा। और गुरु उसे मुसुक पर खड़ी किए सचमुच ले आए चौक में। और फिर जो मुजरा हुआ उसे न पूछिए तो ही अच्छा है। और आपको पता ही नहीं कि गुरु कौन है। जब वे उठे तो आसमान साफ हो चला था और जहां तहां छिटके तारे दिखाई पड़ रहे थे। भाग 6। रघुनाथ जब भी शाम को घूमते टहलते या मिलने जुलने बाहर जाते थे, कोशिश करते थे कि 9 बजे तक लौट आएं। रात का खाना वे हमेशा सोनल के साथ खाते थे। यह सोनल की जिद थी। दोपहर को ऐसा तभी संभव हो पाता था जब उसकी छुट्टी हो, वरना नौकरानी खाना पकाकर चली जाती थी और वह खुद ही निकाल कर खा लेते थे। नाश्ता इनका अलग था, सोनल का अलग। इन्हें अखवाए चने और दूध से मतलब था। बस शीला की गलतियों से इन्होंने बहुत कुछ सीखा था। ये अपने हिसाब से उसे नहीं चलाते थे, उसके हिसाब से खुद चल रहे थे। इन्हें ससुर के बजाय बाप बनकर चलना ज़्यादा सुविधाजनक लगा था। अव्वल तो तनाव का कोई मसला पैदा ही न होने दो, और पैदा भी हो तो गम खा जाओ या टाल जाओ। 2 जून खाने और सोने से मतलब, बाकी तुम जानो तुम्हारा काम जाने। राशन गांव का, सब्जी पेंशन की, और पेंशन इतनी मिल ही जाती है कि अपनी ही नहीं दूसरे की भी छोटी मोटी ज़रूरत पूरी हो जाए। बेटे बहू के साथ जीने का यही सलीका होना चाहिए, न कि आप उनके मामले में दखल दें, न वे आपके मामले में। सहजीवन के लिए यह समझदारी जरूरी है। इसी समझदारी ने ससुर और बहू को एक दूसरे का दोस्त बना दिया था। हो सकता है इसके पीछे कहीं न कहीं उनका अपना अकेलापन भी हो और ऊब भी। ऐसे सोनल ने अपने व्यवहार से उनके भीतर की आशंका खत्म कर दी थी कि अपने पति के सिवा उसकी किसी में रुचि नहीं है। वह अक्सर बातें करती थी शीला से, सरला से। रघुनाथ को भी बीच बीच में बात करने के लिए याद दिलाती रहती थी। बनारस से मिर्ज़ापुर की दूरी ही कितनी है। जब चाहें जाओ, जब चाहें आओ, चाहो तो कई चक्कर लगाओ एक ही दिन में। जब सोनल के आग्रह पर पहली बार सरला आई थी अशोक विहार, तो वह सोनल के लिए दीदी के साथ ही ननद भी थी। विदा करते समय उसे सोने की चेन और अंगूठी के साथ 2 साड़ियाँ उसके लिए और 2 मम्मी के लिए दी थी उसने। उसके बाद भी सरला कई बार आई और हर बार सोनल जो कर सकती थी करती रही। यानी घर की जो चीज़ सरला को पसंद आ जाए वह सरला की। यह कभी नहीं सोचा कि सरला बड़ी है, देने का फर्ज उसका है। शीला को भी अपनी गलती का एहसास हो गया कि उसने बहू को समझने में भूल की। यही नहीं, सोनल ने अपनी तरफ से बाप और बेटे, रघुनाथ और धनंजय के बीच की दूरियां भी कम करने की कोशिश की। यह अलग बात है कि वे दूरियां घटने के बजाय और बढ़ गई, लेकिन इसमें उसका दोष कहाँ था। उसने धनंजय को फ़ोन करके कहा कि भैया तुम तो हद कर रहे हो। अमेरिका से पैसे मंगाना होता था तो क्या क्या नहीं बोलते थे, कितनी बातें करते थे कि यह ज़रूरत है वह ज़रूरत है, और यहाँ इतने दिनों से हम आए हैं और एक बार भी देखने नहीं आए कि भाभी कैसी है। पापा को भी ठीक ठीक पता नहीं कि तुमने MBA किया कि नहीं किया, और कर लिया तो अब क्या कर रहे हो। तुम्हारी शादी के लिए आ रहे हैं लोग, पापा मम्मी परेशान हैं, क्या चाहते हो बताते तो सही, 1-2 दिन के लिए ही सही आ तो जाओ। इसी फ़ोन का नतीजा था कि वह आया, मगर ठहरा घर में नहीं, डायमंड होटल में। इसलिए कि अकेला नहीं था, साथ में एक महिला थी अपनी बच्ची के साथ। सोनल ने उन्हें रात को खाने पर आमंत्रित किया। जब रघुनाथ को यह खबर मिली तो वे उठे और चुपके से पहाड़पुर चले गए। धनंजय को थोड़ी देर हो गई थी, वह टैक्सी से आया था। साथ में आने वाली महिला नहीं लड़की थी, के विजया।
सोनल की ही उम्र की या उससे थोड़ी बड़ी, नाक में हीरे की चमकती हुई कील, कानों में झूलती हुई रिंग, जूड़े में बेले के फूल, एकदम दक्षिण भारतीय लेकिन गोरी और सुंदर। बातों में पता चला वह दिल्ली में किसी कॉरपोरेट कंपनी में नौकरी करती है। उसी कंपनी में उसका पति भी काम करता था पहले से, उससे अच्छे पद और वेतन पर। वह अविवाहित था। उन्होंने शादी की और नोएडा में डुप्लेक्स फ्लैट लिया। बच्ची पैदा होने के कुछ दिनों बाद ही एक सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। घर, गाड़ी, नौकरी, बच्ची, सब कुछ, लेकिन वह बेसहारा, भावनात्मक रूप से टूट चुकी थी। वह ऐसे ही में धनंजय से मुलाकात हुई। बच्ची का नाम रत्ना डी था। वह धनंजय को पापा बोल रही थी। सोनल सुनते हुए असमंजस में पड़ी रही कुछ देर, फिर इतना कहा, तुम लोगों को सीधे घर आना चाहिए था। धनंजय ने सफाई दी कि विजय के पास समय नहीं था। उसे बाबा विश्वनाथ का दर्शन करना है, गंगा नहाना है, घाट देखना है, सारनाथ जाना है। समय कहाँ है? जिस समय अमेरिका के दिनों के एल्बम देखने दिखाने का कार्यक्रम चल रहा था, उसी समय डिनर की तैयारी के बहाने सोनल किचन में आई और हेल्प करने के लिए धनंजय को बुलाया। राजू, इतनी बड़ी बात न तुमने पापा को बताई, न मम्मी को, न हमें। यह क्या देख रही हूँ? कौन सी बात? अरे यही कि तुमने शादी कर ली और किसी को खबर नहीं दी। किसने कहा कि शादी कर ली? सोनल ने आश्चर्य से धनंजय को देखा। तुम दोनों एक ही छत के नीचे रह रहे हो, जाने कब से, और बच्ची पापा बोल रही है तुमको, और शादी भी नहीं की। मामला क्या है? धनंजय मुस्कुराया। भाभी, मामला कुछ नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि उसे मेरी ज़रूरत है और मुझे उसकी। जब तक जॉब नहीं मिल जाती, क्या उसे इस बात का आभास है कि तुम उसके साथ तभी तक हो जब तक जॉब नहीं मिल रही है? यह मैं नहीं जानता। तुम उसके साथ रह रहे हो, उसका खा रहे हो, पी रहे हो, पहन रहे हो, उसकी गाड़ी और पेट्रोल पर घूम रहे हो, उसकी बच्ची तुम्हें पापा मानती है, तुम्हारे भरोसे घर और बच्ची छोड़कर नौकरी कर रही है, तुम उसके रिश्तेदार और नौकर भी नहीं हो, फिर कौन सा नाता है तुम्हारा उसके बीच? झुंझला कर धनंजय ने कहा, भाभी छोड़िए यह सब, चलिए खाया जाए। अरे ऐसे कैसे छोड़िए? तुम उसे धोखा दे रहे हो और बेवकूफ़ बना रहे हो, या फिर हमसे झूठ बोल रहे हो और छिपा रहे हो। दिल्ली की लड़कियों को नहीं जानती आप। हो सकता है बच्ची कल से स्कूल जाने लगे तो कान पकड़कर बाहर कर दे। एकदम कर देना चाहिए तुम्हारी चाल को देखते हुए। सोनल ने उसकी टूह लेते हुए पूछा, एक बात बताओ, तुम्हारी नज़र कहीं उसके धन दौलत और सुख सुविधाओं पर तो नहीं है? अच्छा रहने दीजिए, अब आप हद कर रही हैं। मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर हो तब भी तुम्हें कर लेनी चाहिए। सुंदर है, समझदार है, जॉब में है। तुम्हें जॉब न मिले तब भी कोई हर्ज नहीं, मैं साथ हूँ तुम्हारे, समझा? चलो अब। सोनल ने विजया को आवाज़ दी। सभी किचन से दोंगे, प्लेटें और तस्तरियाँ डाइनिंग रूम में ले गए। एक एक करके सोनल ने रत्ना डी को गोद में बिठाया, खाया, खिलाया और साढ़े 10-11 बजे विदा किया। विदा होने से पहले धनंजय भाभी को अलग ले गया। भाभी, क्या यह सच है कि भैया ने वहाँ कोई शादी की है? सोनल उसका मुंह देखने लगी। आरती नाम की कोई लड़की है क्या वहाँ? सोनल बगैर उन्हें विदा किए घर में भाग आई। भाग 6 समाप्त। यह भाग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ। मिलते हैं जल्द ही अगले भाग में। धन्यवाद।